दोस्तों आप इस क्लास को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जैसा कि ये चैप्टर जो हमारा था इसको पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ चुके हैं। एक हमारा टॉपिक है क्रांतियों का युग, यानी किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद को लाने के लिए किस तरह की क्रांतियाँ हुई, किस तरह से क्रांतिकारी संगठनों ने, किस तरह से कुछ क्रांतिकारियों ने उदारवाद के लिए और लोकतंत्र के लिए क्रांतियाँ की, उसको देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 1830 से लेकर 1848 के बीच में यूरोप में कई क्रांतियाँ हुई। यानी ये जो दौर था, ये जो वर्ष था, समय था, इसमें जो है लगभग बहुत सारी क्रांतियाँ हुई। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व शिक्षित मध्यवर्ग के उदारवादियों और राष्ट्रवादियों ने किया था। और जितने भी क्रांति हुआ था, ये सारे क्रांति कौन करा था? जो शिक्षित वर्ग था, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, और जो मध्य वर्ग था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिक क्रांति के बाद एक नया वर्ग निकला जिसको मध्य वर्ग कहा गया। और जो मध्य वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं बीच का एक कड़ी होता है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का, और ये शिक्षित वर्ग रहा। तो मध्य वर्ग हमेशा से ही शिक्षित रहा, हमेशा से क्या रहा, ठीक ठाक स्थिति में रहा। तो क्रांति में ना कहीं इसका अच्छा खासा योगदान रहता है। तो औद्योगिक क्रांति के पहले मध्य वर्ग नहीं था, उस समय सरवारा और बुर्जवारा, इस तरह के कहीं ना कहीं दो वर्ग था। यानी एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग में जो राजा महाराजा पादरी वर्ग आ जाते थे, और निम्न वर्ग में जो खेतिहर मजदूर, भूमि मजदूर आ गए, किसान आ गए, नौकर आ गए, दास आ गए। लेकिन क्रांति के बाद में जो मध्य वर्ग उभरा, जिसमें शिक्षित लोग हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, इस अदालती कर्मचारी हो गए, दफ्तर में काम करें यानी ऑफिस में काम करने वाले लोग, इस तरह के लोगों का उभार हुआ। ठीक है। तो जो 1830 से लेकर 1848 के बीच में जितने भी यूरोप में क्रांति आई, इन क्रांतियों का नेतृत्व शिक्षित मध्य वर्ग के जो उदारवादी लोग थे, जो व्यक्तिगत अधिकार की बात करते थे, जो स्वतंत्रता की बात करते थे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते थे, और जो राष्ट्रवादियों ने किया। और जो राष्ट्रवादी थे, जो राष्ट्र प्रेम रखते थे, जो कई सारे टुकड़ों में जो यूरोप बटा था, जो बहुत सारे देश उनके कई सारे टुकड़ों में बटा था, उसके एकीकरण की बात करते थे। इन लोगों ने मिलकर बड़े पैमाने पर क्या किया था? क्रांति को बढ़ावा दिया था। फ्रांस में जुलाई 1830 में बोर्बो यानी बूबो जो राजवंश राजा को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। और उसके बाद क्या, जो बोर्बो राजवंश था, यानी जो बूबो राजवंश था, उस बूबो राजवंश के राजा को हटाकर एक तरह से संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। यानी इस समय देखिए राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र कैसा था? संवैधानिक था। यानी संविधान आ गया था, लोगों का एक तरह से चुनाव होने लगा था। लेकिन उस समय भी उतना बेहतर ढंग से लोकतंत्र नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के ये संवैधानिक राजतंत्र जो है लोकतंत्र संवैधानिक लोकतंत्र में बदला। लेकिन उस समय का हुआ 1830 में बूबो राजवंश को हटाकर क्या किया था? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया गया। अब ये जो संवैधानिक राजतंत्र है, इसका क्या मतलब है? संवैधानिक यानी संविधान के अनुसार सारे काम करना। अब यहाँ राजतंत्र क्योंकि अभी भी राजा का ही शासन रहेगा, बस फर्क है कि जो राजा होगा वो अपनी इच्छा अनुसार फैसले नहीं लेगा। पहले क्या था? राजतंत्र था तो राजा अपनी इच्छा अनुसार फैसला लेता, अपनी इच्छा अनुसार कानून मानता था, अपनी इच्छा अनुसार उसको पालन कराता था, और कोई उसके कानून का उल्लंघन करे तो खुद दंड देता था। अब ऐसा नहीं किया गया। अब उसके यहाँ पर संविधान बना दिया गया। सब क्या किया गया? संविधान बना कि अब जो राजा कोई भी फैसला लेगा वो संविधान को देख कर लेगा। और एक असेंबली बनाया गया। उस असेंबली में जो सदस्य होते थे वो जनता द्वारा चुने जाते थे, और कहीं ना कहीं जो राजा होता था इसके प्रति, असेंबली के प्रति जवाबदेही होता था कि आप इनके प्रति जवाब दो, जो भी कार्य करोगे अपनी इच्छा अनुसार नहीं करोगे। आप किसके अनुसार करोगे? आप संविधान के अनुसार करोगे। तो एक तरह से संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। इसका असर पूरे यूरोप में पड़ा और ब्रुसेल ने भी विद्रोह कर दिया। इसका असर पूरे यूरोप में पड़ा और ब्रुसेल एक यूरोप से लगा हुआ यूरोप में एक राज्य, एक देश है, उसने भी विद्रोह कर दिया। नीदरलैंड ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की, और इसके साथ साथ क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी, जैसे ब्रुसेल, नीदरलैंड ने भी क्या किया? संघर्ष किया। किसके प्रति? राजाओं के प्रति में, ताकि क्या वहाँ पर भी क्या राजतंत्र समाप्त किया जाए और एक संवैधानिक राजतंत्र आए, एक तरह से लोकतंत्र आए। तो शुरुआत में भी राजा का जब क्रांति हुआ तो उस समय भी राजा का शासन रहा, लेकिन वो कैसा रहा? संविधान के अनुरूप रहा, असेंबली के अधीन हुआ, उसका शासन हुआ। वो पूरी तरह से क्या, वो स्वतंत्र नहीं रहा। आगे देखिए, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम भी इस काल में हुआ, और यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम भी इसी काल में हुआ। यूरोप के लोगों ने भी प्राचीन यूनानी संस्कृतियों को यूरोपीय सभ्यता का
मूल मानते हुए यूनान के संघर्ष को समर्थन किया। और इसके साथ जो यूनान के लोग थे उन्होंने यूरोप की प्राचीन जो संस्कृति जो सभ्यता थी उसके विचारों को मानते हुए उन्होंने क्या किया, इस संघर्ष का समर्थन किया। कई युद्धों के बाद 1832 में क्रिस्तुतुनिया की संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा गया और 1832 में क्रिस्तुतुनिया का एक संधि हुआ है जिसे यूनान को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया कि अभी क्या एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ये किसी के अधीन नहीं है। तो इस तरह से कुछ क्रांतियां हुई और इस तरह से एक संवैधानिक राष्ट्रतंत्र का निर्माण हुआ। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। यदि चीज़ें समझ में आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।